नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक तरफ मोदी, दूसरी तरफ ओबामा। तस्वीर भी कुछ ऐसी ही लगाई हमने, बीच में शेर। ये तीनों तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। इस शेर ने उस हाथी की जगह ली है जो आज से पहले भारत की अर्थव्यवस्था की पहचान हुआ करती थी, क्योंकि विदेशियों की नजर में भारत की आर्थिक तरक्की हाथी की रफ्तार से धीरे धीरे चल रही थी। लेकिन अब मोदी चाहते हैं कि भारत शेर की रफ्तार और मजबूती से तरक्की करे, और इसीलिए मोदी आज अमेरिका रवाना हो गए हैं। बड़ा सवाल, क्या मोदी की थ्योरी पर ओबामा और अमेरिका को भरोसा होगा? कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट जरा देख लीजिए। तो मेरे एफडीआई की परिभाषा ये है, भारतीयों के लिए है एफडीआई फर्स्ट डेवलप इंडिया। ये लाइन कस्ट है, मेक इन इंडिया। हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपका रुपया डूब नहीं जाए। भारत का पता बताने के लिए हमें नहीं निकलना पड़ेगा। हर गली मोहल्ले में वास्को डी गामा पैदा होंगे जो हिंदुस्तान खोजते खोजते यहां चले आए। इसी भरोसे और सोच के साथ मोदी अमेरिका रवाना हो गए। उस अमेरिका जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा दौलत है, वो दौलत जिसे मोदी एफडीआई के तौर पर भारत में लाना चाहते हैं। इसीलिए मोदी अपनी अमेरिका यात्रा पर वहां के टॉप 17 सीईओ से मुलाकात करेंगे और कहेंगे, यस वी कैन। लाल किले की प्राचीर से विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। आइए हिंदुस्तान में निर्माण कीजिए। मोदी से पहले मोदी के नारे अमेरिका पहुंच गए हैं, और इसी वजह से अमेरिका के उद्योगपतियों से लेकर वहां मौजूद एनआरआई भी मोदी के भाषण का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। Well, the theme of this General Assembly session is to prepare for the post-2015 development agenda. And I think that a lot of countries have been following the announcements made by the Prime Minister since his election, especially those that relate to development. In fact, the phrase of Sabka Saath, Sabka Vikas and the specific policy prescriptions that have been put forward in specific sectors of development have resonated in New York. वही सरकार, वही एक तरफ अमेरिका में मोदी के आने का इंतजार है, तो वहीं चीन मोदी की मेक इन इंडिया नीति से परेशान है। नतीजा ये कि चीन ने आज ही मेड इन चाइना नीति में भारी टैक्स छूट का ऐलान कर दिया है। अब इस इत्तेफाक कहें या कुछ और, लेकिन चीन की इस नीति की खबर उस दिन आई है जब मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया का शुभारंभ किया है। यानी शुरुआत होने से पहले ही मोदी की अमेरिकी यात्रा पर न सिर्फ भारत बल्कि पड़ोसी मुल्कों की भी नजर लग गई है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर मोदी ओबामा मुलाकात से भारत को क्या मिलेगा? क्या अमेरिकी कंपनियां भारत में निवेश करेंगी? क्या अमेरिकी कंपनियां भारत में अपने कारखाने लगाएंगी? क्या भारत के उद्योगपतियों के लिए अमेरिका से कोई अच्छी खबर आएगी, या फिर मोदी की अमेरिका यात्रा सिर्फ एक सांस्कृतिक यात्रा बनकर रह जाएगी? आज तक ब्यूरो। और सांस्कृतिक यात्राओं का एक दौर हम पिछले दिनों देख रहे हैं। अब हिंदुस्तान उससे कुछ आगे चाहता है। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ जीवीएल नरसिम्हा राव जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। खास मेहमान यहाँ पर राजीव डोगरा साहब फॉर्मर डिप्लोमेट जुड़ गए हैं। केसी सिंह साहब फॉर्मर सेक्रेटरी एमईए, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले जीवीएल नरसिम्हा राव जी, आपके पास आते हुए सवाल यही जो हमने अपनी इस रिपोर्ट के जरिए पूछा है कि हिंदुस्तान को क्या मिलेगा आखिर इस दौरे से? अब देखिए, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण किए थे, तब से लेकर उनकी तमन्ना एक ही है, भारत की विकास को आगे कैसे बढ़ाएं। जो ग्रोथ रेट जो पिछले 2 साल में खासकर 5% से नीचे चला गया, जो एम्प्लॉयमेंट भारतीय जो युवा के लिए जिस एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है वो जनरेट नहीं हो पा रहा है। तो जो मोदी जी से जो देश को उम्मीदें हैं, आज उन्होंने अपने भाषण में भी यही बात दोहराई है। हम विकास दर को बढ़ाना चाहते हैं, हम इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना चाहते हैं, हम इस डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को यहाँ उनको सही
एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं जिससे वो यहाँ डोमेस्टिक इंडिया में इन्वेस्ट करें, ना कि बाकी देशों में जाकर अपना पैसा निवेश करें। और एफडीआई की जो पिछले साल में कुछ सालों में जो एफडीआई का आना लगभग बंद हो गया था, कारण सही एनवायरनमेंट नहीं थी, बिजनेस एनवायरनमेंट भारत में। तो एक तरह से वो ट्रस्ट डेफिसिट को खत्म करना, भरोसा दिलाना देश के निवेशकों को और बाकी विदेश के निवेशकों को भी। जापान की यात्रा में उनका यही मकसद रहा। जब चीन की प्रेसिडेंट आए थे तभी वही कोशिश रही। और यूएस जहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर, जहाँ की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे बड़ी है, तो वहाँ भी यही उम्मीद जताने के लिए ज्यादा इकोनॉमिक प्रोग्रेस, आप कह रहे हैं विश्वास लाएंगे, विश्वास के साथ वो नौकरी लाएंगे और निवेश वहां से लाएंगे और भी बहुत कुछ होगा, सकारात्मक होगा। कंसल्टिंग एडिटर हमारे राजीव सरदेसाई भी अब हमारे साथ सीधे न्यूयॉर्क से जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे राजीव, क्योंकि हमने अभी बात की जीवीएल नरसिम्हा राव से। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वहां से मोदी निवेशक लाएंगे, निवेश लाएंगे और उसके साथ ही बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव जो सोच है हिंदुस्तान के लिए वो बदलेंगे, नौकरियां लाएंगे और भी बहुत कुछ लाएंगे। आप वहां पर पहुंच गए हैं, वहां की हकीकत देख रहे हैं, क्या होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि आसमानी बातें बहुत हो रही हैं। देखिए, इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी में बहुत उत्साह है, नॉन रेजिडेंट इंडियंस में बहुत उत्साह है। वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी आए, उनसे बात करें। मेडिसन स्क्वायर गार्डन जहां उनकी स्पीच होने वाली है संडे को, वहां टिकट्स पूरी तरह से सोल्ड आउट है, ब्लैक में टिकट्स बेचे जा रहे हैं। तो लोगों में उत्साह है, लेकिन उत्साह एक बात होती है और दूसरी बात जो महत्व की होती है कि क्या वाकई वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्या इससे ग्रोथ रेट बढ़ेगा। क्योंकि मुझे लगता है ये जो विजिट नरेंद्र मोदी की अमेरिका को है, प्रधानमंत्री इस बार एक फील गुड विजिट की तरह जा रहे हैं। लोगों में एक तरह से एक फील गुड माहौल बनाना कि देखिए 10 साल से अमेरिका ने मुझे वीजा नहीं दिया, अब मैं आया हूं प्रधानमंत्री के रूप में, एक थैंक यू लोगों से बोलना, क्योंकि यहां बहुत उनके समर्थक हैं। लेकिन यह कहना कि केवल इस एक दौरे से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा या एनवायरनमेंट बढ़ेगा, यह कहना मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि जब तक जमीनी हकीकत भारत में नहीं बदलेगी तब तक मुझे नहीं लगता कि विदेशी निवेशक आएंगे। मोदी जी खुद ये जानते हैं, उनके मीटिंग्स हैं कुछ अमेरिकी बिजनेसमैन के साथ, लेकिन उनका प्रमुख उद्देश्य यह है कि एक तरह से अमेरिका और अमेरिकन और इंडियन जो यहां रहते हैं उनको एक संदेश देना कि देखो दोस्तों, लो मैं आ गया, 10 साल से आप इंतजार कर रहे हैं, अब मैं आ गया, केवल मुख्यमंत्री नहीं हूं मैं, अब मैं प्रधानमंत्री बन गया हूं। तो ये सिंबलिज्म जो है मुझे लगता है वो ज्यादा महत्व रखती है। मुझे नहीं लगता कि केवल इस एक दौरे से कोई बड़ा चमत्कार होगा जिससे ग्रोथ रेट में बढ़ोतरी होगी या इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। जी, और इसीलिए राजदीप आज हमने नाम भी अपने प्रोग्राम का यही रखा है, ओबामा मैं आ रहा हूं। चलिए आपके पास लौटेंगे, फिर से वहां के बारे में और भी जानकारी लेंगे, लेकिन पंकज जी आपके पास अब आना चाहते हैं। यूपीए 1 तो खैर छोड़ दीजिए, लेकिन खास तौर पर यूपीए 2 जो कुछ हुआ, हिंदुस्तान की छवि को जो झटका लगा, जो भ्रष्टाचार की वजह से एक छवि बन गई हिंदुस्तान की विदेशों में, निवेश को, बाजार को उसका नुकसान होना पड़ा। यानी अब उसकी धुलाई के लिए नरेंद्र मोदी जी वहां पर पहुंचे हैं। यह अपने आप में एक तरह से आईना है आपके लिए। अब ये भ्रष्टाचार का माहौल तो बनाने वालों ने बनाया। यूपीए 1 और यूपीए 2 में जितना निवेश हुआ उतना पहले के 10 सालों में कब हुआ था? पिछली बार जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब कितना निवेश हुआ था? ये माहौल बनाना कि जो कुछ हो रहा है बस पहली बार हो रहा है, ऐसा तो है नहीं। 2010 में इन्वेस्ट इंडिया जॉइंट वेंचर एक प्रोग्राम भारत सरकार ने, जो यूपीए की सरकार थी, शुरू किया इंडस्ट्री के साथ मिलकर। उसके बाद 2011 में नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बनी। उसके बाद 2013 में ई बिजनेस का पोर्टल बना। आज जो बातें भी मोदी जी कह रहे हैं वो इन्हीं सब चीज़ों का एक्सटेंशन है। अच्छा है कि भारत के प्रधानमंत्री निवेश लाना चाहते हैं। 300 से ज़्यादा, करीब 325 अमेरिकी कंपनियां इस वक्त भारत में काम कर रही हैं। ये किसके ज़माने में आई? अगर अमेरिका से और कंपनियां आती हैं और निवेश आता है या बाकी देशों से भी और निवेश आता है तो अच्छी बात है, लेकिन इसको इस तरह से प्रचारित करना, इस तरह से प्रसारित करना कि जैसे ये पहली बार हो रहा है और जब मोदी जी आए हैं तभी से विदेशी निवेश या विदेशी कंपनियां भारत में आनी शुरू हो रही हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इस पर लौटूंगी आपके साथ और ये भी पूछूंगी कि अभी जितने निवेशक हिंदुस्तान में जितना निवेश कर रहे हैं वो क्या आपको लगता है संतोषजनक है? क्योंकि अभी तक जो कुछ हुआ है उसके लिए आप क्रेडिट ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले सीधे रुक करते हैं केसी सिंह साहब के पास। केसी सिंह साहब और राजीव डोगरा जी, आप दोनों से मैं इस पर चर्चा करना चाहती हूँ। मनमोहन सिंह और ओबामा की केमिस्ट्री भी एक ऐसी थी जिसकी चर्चा होती थी।
एक पर्सनल रैपो वो शेयर करते थे, लेकिन क्या उस पर भारी पड़ेगी मोदी और ओबामा की केमिस्ट्री? इस पर नजर होगी दुनिया की। हाँ जी, हाँ सिंह साहब, सिंह साहब शायद सुन नहीं पाए। डोगरा साहब अगर आप जवाब दे दें फिर उनके पास चलें। देखिए, जो गुजर गया वो गुजर गया जी। मनमोहन सिंह कल की बात है, मोदी आज की बात है। और दो चीज़ें हैं, ये तो खैर अगले 4-5 दिन ही बताएंगे कि अमेरिकन प्रेस ने कितना नोटिस किया जी। पर राजदीप ने बहुत अच्छे इशारे किए कि एक तो जो भारतीय वहाँ पे मौजूद हैं उनका मनोबल बढ़ेगा, दूसरा सिंबॉलिक तरीके से इसमें एक इम्पोर्टेंस है विजिट की। इसके साथ तीसरी चीज़ मैं एक और जोड़ना चाहता हूँ कि देखिए, जो अंग्रेजी में कहते हैं कि मोस्ट अमेरिकन ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूशन, वो मेडिसन स्क्वायर गार्डन है। वो आइडेंटिफाई होती थी गोरों के साथ या अमेरिकन के साथ। वहाँ पे ये सोचा भी नहीं जा सकता था आज से 5, 10, 15, 20 साल पहले कि कोई हिंदुस्तानी नेता वहाँ जाके भाषण दे सकता है, रैली मतलब करेगा। रामलीला मैदान में डरते हैं कि पता नहीं संख्या आएगी नहीं आएगी, भीड़ कम हो गई तो क्या होगा। वहां पर जाकर रॉकस्टार की तरह रोटेटिंग स्टेज पर। और राजीव, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे इस पर, उसके बाद हम ब्रेक पर जाएंगे। मतलब रॉकस्टार अवतार मोदी का देखने को मिलेगा वहां। जी बिल्कुल, क्योंकि मेडिसन स्क्वायर गार्डन्स में ज्यादातर जो होते हैं रॉक म्यूजिक कॉन्सर्ट्स होते हैं। पुराने जमाने में वहां बॉक्सिंग मैचेस हुआ करते थे, मोहम्मद अली वर्सेस जो फ्रेजियर, मैरिलिन मनरो, अमेरिकन पॉप कल्चर के जो बड़े रॉक स्टार थे वो जाते थे। तो मोदी जी सही बात है, पहले ऐसे भारतीय नेता हैं जिन्होंने एक तरह से एक अपनी इमेजिनेशन, या इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी ने अपने इमेजिनेशन से साथ ये सोचा कि मोदी जी को मेडिसन स्क्वायर गार्डन बुलाया जाए और वहां उनको प्रमुख वक्ता की तौर से वो लोगों से को संबोधित करे। और उसमें इतना उत्साह है कि टिकट्स ब्लैक में बेचे जा रहे हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं मोदी का जो कनेक्शन है, मोदी जी का जो कनेक्शन है वो लोगों के साथ है। कुछ जो आइडियाज उनके हैं वो ऐसे नहीं है कि वो कोई नए आइडियाज है, लेकिन जिस तरह से वो प्रस्तुत करते हैं, जिस तरह के वक्ता हैं, उससे मुझे लगता है लोगों में उत्साह बढ़ेगा। और उस तरह से जैसे मैंने कहा, एक फील गुड फैक्टर, लोगों को लगना चाहिए कुछ अच्छा हो रहा है। ये मुझे लगता है नरेंद्र मोदी के भाषण और मेडिसन स्क्वायर गार्डन आने से मुझे लगता है इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी में एक नया उत्साह आने की पूरी संभावना है। 17 सीईओ से वो मुलाकात कर रहे हैं। बहुत दिलचस्प है, क्योंकि जिस केमिस्ट्री की बात हो रही है, जहां पर लोगों से उनके कनेक्ट की बात हो रही है, तो ये कहना बहुत महत्वपूर्ण है कि पैकेजिंग पर तो हमेशा ही ध्यान देते हैं वो। बाजार के लोगों से भी जब बातचीत करते हैं तो उस पर ज्यादा जोर होता है। प्रोफेसर एस डी मुन्नी साहब भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, केसी सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों से जल्दी जल्दी रिएक्शन। केसी सिंह साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, नवाज शरीफ कल वहां पर बोलने वाले हैं और हिंदुस्तान की हमेशा नजर इस बात पर रहती है कि आतंकवाद के मुद्दे पर कम से कम पाकिस्तान को एक ऐसी सख्त लाइन हिंदुस्तान बोल दे जिससे शायद हमें लगता है कि चलो कम से कम एड्रेस तो कर रहे हैं कि हाँ भैया पाकिस्तान ही गढ़ है। केसी सिंह साहब, देखिए, कल वहां पे जो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई है जिसमें प्रेसिडेंट ओबामा ने प्रिजाइड किया, एक यूनानिमस रेजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल ने पास किया टेररिज्म के ऊपर, लेकिन वो आईसिस को लेके कर रहे थे जो सीरिया और इराक के अंदर है। उसमें उन्होंने कहा कि सारे देशों को ऐसे लॉ पास करने चाहिए जिसमें पैसा ना जा सके। और एक नई चीज जो उन्होंने कही है, क्योंकि ये पैसे वाली चीजें तो पहले भी सिक्योरिटी काउंसिल की हैं, कि ऐसे कानून बनाने चाहिए कि जो लड़के जाके उनके साथ मिलना चाहते हैं, आईएसआईएस में जुड़ना चाहते हैं, जाके उनको रोकने के लिए कानून बनाना चाहिए। तो ये कल सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन है। तो इससे हमें सहायता मिलती है, क्योंकि इसको लेके हम आतंकवाद के मुद्दे को उठा सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में तू मैं करें, ये अच्छा नहीं लगता। और पहली स्पीच है प्रधानमंत्री की, ना ही वो मेरे ख्याल करने वाले हैं। आतंकवाद का मुद्दा वो उठाएंगे जैसे उन्होंने यहां भी उठाया है कि मानवता की बात है, ये कोई एक देश या दो देश की बात नहीं है। दूसरी बात, इसमें यूनाइटेड ने जब वो यूएन में बोलेंगे, सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म की बात आती है, उसकी जरूर बात करेंगे, क्योंकि हमारा विचार है कि सिक्योरिटी काउंसिल के जो 15 मेंबर हैं वो आज की जो दुनिया के अंदर आज की संतुलन है उसको रिफ्लेक्ट नहीं करते। उसमें ना जापान है, ना हिंदुस्तान है, एशिया का सिर्फ एक देश है, लैटिन अमेरिका का कोई देश नहीं है, अफ्रीका का कोई देश नहीं है।
तो ये चीज की बात की सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म करना चाहिए। बिल्कुल, ये जो बैलेंस ऑफ पावर है। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए लगातार, जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं अमेरिका के लिए। बहुत सारी बड़ी बड़ी चुनौतियां होंगी उनके सामने, क्योंकि उम्मीदें ढेर सारी हैं जिस तरह से वो रवाना हुए हैं। और मेक इन इंडिया, वही कॉन्सेप्ट जो आज उन्होंने लॉन्च किया है, जिसके जरिए भी हिंदुस्तान की नजर होगी। निवेश एक बार में नहीं आ पाएगा, उम्मीद, विश्वास, सब कुछ एक बार में नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी क्या कुछ हो सकता है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। एसडी मुनीर साहब, आपसे ब्रेक के पहले बात नहीं हो पाई थी। एक फॉरेन स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट के रूप में, फॉरेन अफेयर्स के, आप कैसे देखते हैं इस विजिट को? आपको क्या लगता है कितने सिंपलिस्टिक और रियलिस्टिक हमें अपनी उम्मीदों को रखना चाहिए ऐसे वक्त? देखिए, दो क्षेत्र हैं हमें और प्रधानमंत्री को वहाँ कहने के लिए। यूनाइटेड नेशंस के पटल पर उनको ये कहना चाहिए कि मैं नया भारत लेके आया हूँ आपके सामने। वो नया भारत जो बिजनेस के लिए खुला है, फ्रेंडली है। वो नया भारत जो टेररिज्म से लड़ने के लिए तैयार है। और वो नया भारत जो एशिया में संतुलन चाहता है, किसी एक का आधिपत्य नहीं चाहता है। और अमेरिका के साथ में उनके जो बातचीत होगी, उसका सारा आधार है कि जो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी, सामरिक दोस्ती जो हुई थी, वो लड़खड़ा गई पिछले 2-3 सालों से। और उस लड़खड़ाई हुई दोस्ती को वापस ट्रेन पर लाना है। उसमें सारा दोष हिंदुस्तान का हो ऐसा नहीं है। अब ओबामा साहब का ध्यान चला गया वेस्ट एशिया में, जो पहले एशिया पैसिफिक की पिवट स्ट्रेटजी, रीबैलेंसिंग स्ट्रेटजी कर रहे थे। और उस वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन अमेरिका में भी है कि वो भारत से किस भूमिका की अपेक्षा करते हैं। तो ये दोनों मैसेजेस मोदी जी को देने चाहिए। बिल्कुल। नरसिम्हा राव साहब, आपके पास आते हुए जीविल की, आखिर अल्टीमेटली क्या ये जो एक तरह से उन पर ये चुनौती होगी, जो रिश्ता लड़खड़ाया था पिछले दिनों, उसको वापस लाना, जिसे कहते हैं, अंग्रेजी में कहावत है ब्रेकिंग द आइस, मतलब बर्फ पिघलेगी। क्या ये हो पाएगा? मैं समझता हूँ मोदी जी और ओबामा के बीच बहुत अच्छी केमिस्ट्री जमेगी, क्योंकि उन दोनों में आप देखेंगे तो कई सारे विषय हैं जो मेल खाते हैं। अब देखिए, मोदी जी जिस प्रकार वहाँ यूएस में उनके पार्टी के कैंडिडेट ओबामा तब बने जब उन्होंने पूरे प्राइमरीज वगैरह जीतकर अपने नेता के रूप में वो उभरे हैं, प्रेसिडेंट के रूप में। यहाँ भी प्राइमरीज नहीं हुए हैं, लेकिन पार्टी के जो आधार, पार्टी के नेतृत्व, एक सीएम के रूप में उन्होंने अच्छा काम किया। तो पार्टी के काडर की पसंद के कारण वो भी प्रधानमंत्री बने। उनके पास पूरी मैंडेट है। दोनों ने इसी प्रकार की कैंपेन के जरिए प्रधानमंत्री बने मोदी जी, और वहां राष्ट्रपति बने वी कैन डू स्पिरिट के साथ। और दोनों एक तरह से अनप्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आए हैं, बोथ ओबामा एंड मोदी जी। और तो समझता कई सारे समानताएं हैं। तो उम्र में भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है दोनों के बीच, ज्यादा से ज्यादा 10 साल की अंतर है। तो इसलिए मैं समझता हूँ जो केमिस्ट्री ओबामा की डॉक्टर सिंह के साथ नहीं बन सकती थी, और दूसरी बात, डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास मैंडेट नहीं थी, वो उनके पास अधिकार नहीं थे प्रधानमंत्री का। तो अभी जब इन दोनों का मुलाकात होगा, ओबामा का मुलाकात मोदी जी के साथ जब होगा, तो दो देश के नेताओं के बीच में होगा, जिनके पास पूरी तरह मैंडेट है। और दोनों की यही दृष्टि है इकोनॉमी को हम कैसे अपने लेकिन नरसिम्हा राव साहब एक सेकंड, लेकिन नरसिम्हा राव साहब, शख्सियतों का मिलना, लोकप्रिय नेता होना, संघर्षपूर्ण जीवन इनका, ये सब कुछ अपनी जगह पर, ये अच्छी सुर्खियां जरूर बढ़ती हैं, लेकिन इससे नौकरियां नहीं आती हैं। जिन नौकरियों से आपने शुरुआत की थी, एक सेकंड, वो इसलिए क्योंकि वहां की जो जनता है वो हमेशा अपोज करती है कि हिंदुस्तान को नौकरी हो। इन चीजों पर कुछ टैंजिबल कैसे हो पाएगा? तो आज वो जाकर के वहां से किसी से चेक काट के ले आएंगे, ऐसा कोई अपेक्षा नहीं कर रहे हैं। तो 2 साल में भी हमें 8% यदि ग्रोथ दर पर पहुंचना है, उसके कामकाज हमें आज शुरू करना है। तो इसलिए आज जो ये फाउंडेशन लेकर के लिए जा रहे हैं, जो ट्रस्ट डेफिसिट थी, जो बिल्कुल जो इंटरेस्ट बाहर की निवेशकों की इंटरेस्ट एक तरह से खत्म हो गया था, तो एक तरह से पुनर्जीवित करने के लिए आज जो उनका मेक इन इंडिया भी था, वो पूरे विश्व को एक संकेत देने के लिए, और 3 Ds की जो बात कही मोदी जी ने, मैं चाहूंगा इस पर बहुत
डेमोक्रेसी, जो भारत में जो डेमोक्रेसी है, यूएस में एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबसे पुराना डेमोक्रेटिक कंट्री है यूएस, और डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास युवा है, हमारे पास डिमांड है, मार्केट डिमांड है। मैं रोक रही हूँ क्योंकि अन्य मेहमानों के पास भी मुझे जाना है। राजीव, आपके पास आ रही हूँ और मैं चाहती हूँ अगर आपके पास भी सवाल हो, हमारे साथ तमाम लोग हैं, केसी सिंह साहब से लेकर कांग्रेस की तरफ से पंकज शर्मा जी, अगर आप सवाल पूछना चाहें। नींव रखने वो जा रहे हैं, ये बीजेपी का कहना है, एक रिश्ते की वो नींव रखने जा रहे हैं, लेकिन फिर वॉलमार्ट के सवाल पर क्या कहेंगे? फिर जिस निवेश की बात हो रही है, एफडीआई पर बीजेपी का स्टैंड पता है, तो आखिरकार क्या बिजनेस को भी लेकर बड़ी बड़ी हवाई बातें ही अंततः होती रह जाएंगी? देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अंजना, ये एक ऐसी मीटिंग है जो अंग्रेजी में कहावत है ब्लाइंड डेट, यानी पहली मुलाकात है। ओबामा और नरेंद्र मोदी जी के बीच में ये पहली मुलाकात है, तो इस पहली मुलाकात में कोई चमत्कार होने के आसार बहुत कम है। मोदी जी कहीं ना कहीं अभी भी इस बात से दुखी है कि 10 साल तक, पहले बुश एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको वीजा नहीं दिया। कहीं ना कहीं ये बात उनको खटकती है। वो चाहते हैं कि पहले ये जो दूरियां हैं वो कम हो जाए, उसके बाद जो स्पेसिफिक इश्यूज है, आउटसोर्सिंग का इश्यू हो, वॉलमार्ट का इश्यू हो, स्ट्रेटेजिक डायलॉग का इश्यू हो, पाकिस्तान का इश्यू हो, इन पर बातचीत मुझे लगता है किसी और दिन होगी, इस बार होगी, लेकिन उस लेवल पर नहीं होगी, क्योंकि ये फर्स्ट मीटिंग है, ये पहली मुलाकात है। और कभी कभी हम इन पहली मुलाकातों पर ज्यादा केमिस्ट्री पर जोर देते हैं और ये जो स्पेसिफिक्स है उन पर जोर कम होता है। अब ये देखना है कि इस मीटिंग में क्या नरेंद्र मोदी, जिस तरह से उन्होंने चीन के राष्ट्रपति के साथ स्पेसिफिक्स पर बात की थी, क्या वाकई ओबामा जी के साथ भी वो उसी तरह से स्पेसिफिक्स पर बात करेंगे, ये देखने की बात है। क्योंकि मुझे लगता है ये पहली मीटिंग है और अभी भी दोनों के बीच थोड़ा अविश्वास है और विचारधाराओं में भी थोड़ी तो एक तरह से दूरी अभी भी है। बिल्कुल अंजलि जी, एक छोटा सा टिप्पणी। एक सेकंड नरसिम्हा साहब आपके पास आ रही हूँ। केसी सिंह साहब, ब्लाइंड डेट के बाद 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप सोचते हैं कि ये मुझे अपना पार्टनर पसंद है और मैं रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहता हूं, या फिर ब्लाइंड डेट के बाद उसको उसी दिन उस रिश्ते का अंत कर देते हैं। आपको क्या होता हुआ दिख रहा है? नहीं, देखिए, ये रिश्ते, इसकी नींव तो बड़ी पक्की है, रिश्ते की कोई चिंता की बात नहीं। 1991 से नरसिम्हा राव जी आपके प्रोग्राम में इनके नाम के जो प्रधानमंत्री थे उस समय की नींव रखी हुई है, उसके ऊपर की इमारत बनती आ रही है, तो ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है, 2009 में जब ओबामा यहाँ आए थे, उन्होंने कहा था ये एशिया की डिफाइनिंग रिलेशनशिप होगी। अब वो डिफाइनिंग नहीं बनी पिछले 2-3 साल में। उनको कुछ शक शिकवे हैं, हिंदुस्तान को शक शिकवे हैं, अमेरिका इसमें अपना समय खराब नहीं करेगा। ओबामा साहब के पास लिस्ट होगी, वो सारी चीज पहले इनफॉर्मली रात को खाने पे, फिर फॉर्मली जब प्रधानमंत्री के साथ बैठेंगे तय करेंगे कि ये मुद्दे हैं, इनको हम कैसे निकालें। आप इसमें परमाणु वाला है, उसकी कोऑपरेशन है, आप कैसे करेंगे अपने एक्ट को। दूसरा आईपीआर का है, मोदी साहब अपने मुद्दे उठाएंगे कि आप हमारे वीजा पे क्यों रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हिंदुस्तान में कैसे आएंगी, हथियार हम खरीदना चाहते हैं अमेरिका से, अमेरिका खुश होगा इस चीज से, कौन कौन से खरीदेंगे, इसको स्पीड अप कैसे करना है। मेरे ख्याल इसमें सिर्फ इतना तय करना है कि जो रुकावट इस चलती गाड़ी में, तेज चलने वाली गाड़ी में आई थी, उसको कैसे हटाना है, क्योंकि हिंदुस्तान ने ये तय करना है। एक साइड जापान और अमेरिका है, दूसरी साइड रूस और चीन है। इनके साथ थोड़ी मुश्किलें आएंगी क्योंकि चीन के साथ हमारी डिफिकल्टीज हैं। जापान और अमेरिका को लेके ये 5 देशों के बीच में 3 कैसे चलेंगे, 1-3 हिंदुस्तान स्विंग, हम स्विंग पावर हैं इसमें, हम इन 2 के साथ भी जा सकते हैं, उस 2 के साथ। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बड़ी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक है। एक्सेलरेटर दबा पाएंगे वो जो बीच में पहिया जरा अटक गया था? देखिए, बहुत ज्यादा भी उम्मीद रखना पहली मुलाकात में जरा अनरियलिस्टिक होगा। और दूसरी बात यह है, ओबामा ढलते सूरज है, अगले साल के शुरुआत से वो लेम डक की तरह हो जाएंगे, तो कोई मेजर डिसीजन लेना ओबामा के लिए मुश्किल होगा। वैसे भी कोई डिसीजन लेना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है।